स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मुस्लिम लीग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं आजाद हिंद फौज, यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में समझेंगे, किस तरीके से उनकी जीवन प्रक्रिया शुरू हुई और कैसे उनका ब्लास्ट होता है एरोप्लेन में, किस तरीके से उनकी मौत हो जाती है, वहां तक की सारी स्टोरी समझेंगे। और बीच में हम समझेंगे आजाद हिंद फौज। देखो, आजाद हिंद फौज से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि 2021 के यूपीएससी में कुछ नाम दिए हुए थे और पूछा था कि इनमें से ये कौन लोग किससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इसमें। और पहले स्टोरी। हाँ, ठीक है, पहले स्टोरी समझते हैं। आजाद हिंद फौज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, INA। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? नहीं, आजाद हिंद की जो फौज होगी उसे हम कहेंगे आजाद हिंद फौज। यानी उस फौज का गठन हो चुका है जो कही जाएगी कि ये स्वतंत्र भारत की फौज है ना, स्वतंत्र भारत की फौज, आजाद हिंद फौज। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, INA। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। अब हम लोग INA के बारे में पढ़े, उससे पहले हमें पूरा का पूरा चीज समझना होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, है ना। तो हमारे हीरो इसमें सुभाष चंद्र बोस, उनकी एंट्री कराते हैं और समझते हैं तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। सुभाष चंद्र बोस, देखो उनकी जो यूनी है मैंने यहाँ वो करके रख दिया, यहीं से मैं सीधा बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म होता है वो 23 जनवरी 1897 कटक में होता है। कटक कहाँ? बंगाल में। पागल है क्या? कटक, ठीक है, बंगाली बाबू थे अपने सुभाष चंद्र बोस, हामी भालो। ठीक है, तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में होता है। सुभाष चंद्र बोस के जो टीचर थे, पॉलिटिकल टीचर, ठीक है, पॉलिटिकल टीचर, उनका नाम था CR दास, चितरंजन दास। ठीक है, उनके पॉलिटिकल टीचर का नाम क्या था? अब यहाँ से पॉइंट शुरू होते हैं। पॉलिटिकल टीचर, उनके जो पॉलिटिकल टीचर थे, उनका नाम था CR दास, चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास। पॉलिटिकल टीचर कौन थे? चितरंजन दास। चितरंजन दास की पत्नी का नाम था बसंती देवी। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम, खैर उससे उतना लेन देना नहीं है, चितरंजन दास की पत्नी का नाम बसंती देवी था। अब देख, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस को 1920 में क्लियर कर दिया था। क्लियर्ड इंडियन सिविल सर्विस, क्लियर्ड इंडियन सिविल सर्विस कब? 1920 में। लेकिन ये वही वक्त था जब जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को चला रहे थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन को
चला रहे थे और असहयोग आंदोलन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने इंडियन सिविल सर्विस को लात मार दी, यानी छोड़ दिया। ठीक है, हाँ, तो इसको ये चीज याद रखना कि ये वक्त था असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी। और इससे याद रहेगा कि इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए छोड़ दिया था। ICS, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ दिया। ठीक है, अब जब इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ दिया, किसके लिए? किसके लिए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। 1921 में उन्होंने इसे छोड़ दिया था। ठीक है, 1921 में इन्होंने इसको छोड़ दिया था। अब जैसे इन्होंने छोड़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया, तब से हो गया था चौरी चौरा हत्याकांड। और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या कर लिया? वापस कर लिया। अब सुभाष चंद्र बोस माथा पीट लिए, बोले बताओ बुढ़ऊ, जब पूरे देश का जो उबाल था, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ, वो अपने चरम पर है, ये गांधी जी पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं, ये तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उधर मैं IAS की नौकरी छोड़ दिया कि इनके असहयोग कोऑपरेशन के लिए, और ये जो कि असहयोग कोऑपरेशन मतलब आंदोलन को वापस ले रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देख, उसके बाद जब उन्होंने वापस ले लिया, सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि क्या मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे तुझे पता है आगे स्टोरी चलती जाती है, और हर साल कांग्रेस का मीटिंग होता था ना, दिसंबर के महीने में हर साल कांग्रेस की मीटिंग होती थी। तो 1938 में गुजरात के हरिपुरा में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या किया? अध्यक्षता किया। ठीक है, तो 1938 कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये? 1938 क्या था? कांग्रेस समिट, कांग्रेस समिट कहाँ हो रहा था? हरिपुरा, गुजरात में। हरिपुरा, गुजरात में। लीडर कौन थे? लीडर थे अपने बोस। ठीक है, बोस। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1939 में, अब देख, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गरम दल के नेता थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस कैसे थे? मिजाज से गरम दल वाले थे। और कांग्रेस में मोस्टली देखा जाए तो नरम दल के नेता थे, सब बुढ़ऊ वाले लोग थे, है ना। हाँ, तो अब सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में अध्यक्षता किए तो 1939 का टाइम पीरियड आने वाला था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होने वाला था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेज आए थे भारत में, गांधी जी से कहा था कि आप हमें जो कि सैन्य प्रोवाइड कीजिए और हम आपको आजादी दे देंगे। और गांधी जी को पता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी गांधी जी को यही चूरन मिला था, और गांधी जी ऐसा कुछ करने वाले नहीं थे। लेकिन गांधी जी को ये बात पता थी कि अगर इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हमारे जो भारतीय नौजवान हैं, अगर कोई हथियार उठा लेते हैं, कोई हिंसा कर देते हैं, तो ये अंग्रेजों को एक क्या मिल जाएगा? मुद्दा मिल जाएगा, और अंग्रेज क्या कर सकते हैं? हमारे बड़े बड़े लीडरों को मरवा सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो वहां पर लिनिथगो नाम का एक व्यक्ति था ब्रिटेन में, उसने कह दिया था कि भैया देखो, यहाँ पर जैसे ही कोई उग्रवादी घटना हो, लोग सड़कों पर आए, भारत के लोग, सबको ना हेलीकॉप्टर से गोली मरवा दो। ठीक है, ऐसा ऑर्डर वो दे चुका था। तो गांधी जी ये कह रहे थे सुभाष चंद्र बोस से कि देखो भाई, आप एक ना ये कांग्रेस समिट होती है उसकी अध्यक्षता मत करो,
क्योंकि आप अध्यक्षता करोगे, आप भाषणबाजी दोगे, भाषण करोगे, जितने देश के युवा हैं आपकी बात में आएंगे और वो मारपीट चालू कर देंगे। और मारपीट चालू होते ही अगर हमारे देश के बड़े बड़े नेता, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस, आप हो, चाहे नेहरू हो, या किसी को भी अगर कुछ हो जाता है तो हमें आजादी मिल नहीं पाएगी। हमें यहाँ पर, अब मैं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, है ना। हाँ, तो गांधी जी ने 1939 में जो समिट हो रही थी मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, कहाँ हो रही थी? मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, 1939, त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यहाँ समिट हो रहा था। यहाँ पर बोस से कहा कि आप जो है ये अध्यक्षता मत कीजिए। तो फिर लोगों ने कहा कि अच्छा बोस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वहां पर गांधी जी ने एडवाइस दिया पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है। पट्टाभी, गांधी जी वो खुद नहीं आना चाहते थे, ठीक है। गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं करना चाहते थे। गांधी जी ने एक ही बार बेलग्राम अधिवेशन को अध्यक्षता किया था। उसके बाद गांधी जी ने कभी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया, ठीक है। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि मैं पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में मैं नहीं आऊंगा कभी भी। इसलिए वो, और कांग्रेस क्या था, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। तो गांधी जी नहीं आते, गांधी जी ने एडवाइस दिया किसको? पट्टाभी सीतारमैया को। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि देखिए गांधी जी, एक बार आप आइए, हम आपको वोट देके के जिता सकते हैं। पट्टाभी सीतारमैया कौन है? आप कहोगे कि इनको समझ लो मैं ही हूँ, हाँ, और उनको जिता दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब वोटिंग हुई तो वापस से वोट पड़ गया सबसे ज्यादा किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए? लीडर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, यहाँ पर लीडर वापस हो गए बोस। लेकिन गांधी ने किसे वो किया था, एडवाइस किया था? या गांधी, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, गांधी सजेस्टेड, सजेस्टेड पट्टाभी सीतारमैया। मैं यहाँ लिखता हूँ, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया क्या हो गए? हार गए, लॉस्ट, ठीक है। ये हार गए और बोस जीत गए थे, ठीक है। बोस जीत गए थे। लेकिन अब बार बार गांधी जी बोस को कहते रहे कि भाई तुम लीड मत करो, तुम लीड मत करो, ठीक है। अब उन्होंने कहा एक बार गांधी जी ने, ठीक है अगर आपको लीड करना है, लेकिन आप अपना गरम दल वाला कोई भी चीज इसमें इंक्लूड मत करना। अब यहाँ पर बोस भड़क गए, बोले कि मतलब मैं आईएएस की नौकरी छोड़ के आया हूँ, आईएएस की नौकरी छोड़ के आया हूँ यहाँ पर नरम दल में अंग्रेजों की जी हुजूरी करने के लिए। अगर मुझे जी हुजूरी करना ही था तो मैं आईएएस में रह करके भी वहां कर सकता था उनकी जी हुजूरी, मैं यहाँ फिर क्यों आया? तो उन्होंने जो है बोस ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। बोस ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। और उन्होंने एक अपना नया ग्रुप बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। बोस रिजाइन, रिजाइन, ठीक है, एंड क्रिएटेड न्यू ग्रुप called फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक जो रहेगा ये गरम दल का रहेगा या नरम दल का? गरम दल, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन गरम दल का था, गरम दल का। अब जैसे इन्होंने रिजाइन दिया तो गांधी बोले पट्टाभी सीतारमैया को, ओ पट्टाभी सीतारमैया आओ आओ देखो पोस्ट खाली हो गया है। तो पट्टाभी सीतारमैया बोले
पगला उगला हो क्या गांधी जी? अरे इज्जत उज्जत नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? अब वोटिंग वोटिंग हुआ था, हार बार गया मैं। हाँ, अब मैं बोस ने रिजाइन कर दिया तो मैं जाके खुद से बैठ जाऊं? मेरी कुछ इज्जत रह जाएगी? तब पट्टाभी सीतारामैया माने नहीं, तब वहां पर आते हैं राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद को बोस की जगह बिठाया जाता है। तो त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में जो त्रिपुरी है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। लीव द मीटिंग। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? ओके, अब देखो, जैसे ही ये चीज हुआ, अब 1900, अब यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित करके सुभाष चंद्र बोस अपना भाषणबाजी शुरू कर दिया, और जितने भी ये थे युवा है, युवाओं को कहने लगे कि आओ आगे बढ़ो, देश को आजाद कराना है, हमें एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। ये सब बातें सुन रहे थे, तब से अंग्रेजों ने 1940 में उन्हें अरेस्ट कर लिया। ठीक है, 1940 में अंग्रेजों ने किसे अरेस्ट कर लिया? बोस को। भाषणबाजी कौन कर रहा था? बोस गॉट अरेस्टेड। अरेस्टेड बोस, और बोस को अरेस्ट करके फिर 1941 में उन्हें रिलीज कर दिया। एक साल बाद उन्हें क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। रिलीज। इसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू है कि नहीं चालू है? सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के कब तक चला था? 45 वर्ल्ड वॉर 1939 से 45। ठीक है, 1939 से 45। अब देखो, अब यही मौका था यहाँ से, अब यहाँ देखो, सिचुएशन को ध्यान में रखो। जब हम मुस्लिम लीग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस से पूछे 3 लाख सैनिकों को कह दिया था कि 3 लाख भारतीय सैनिक हमारी तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे, है ना? 3 लाख सैनिक, भारत के 3 लाख सैनिक अंग्रेज की तरफ से किससे लड़ेंगे? जर्मनी के खिलाफ। अब पहले ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर ये किसके किसके बीच में हो रहा है? तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अपने को थोड़ा सा मैथ की जरूरत पड़ेगी ना। मैप दिखाई दे रहा है? हाँ देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम देखते हैं, ये है जर्मनी, और ये है इटली, और ये है जापान। जर्मनी, इटली और जापान, ये दोनों क्या थी? एक्सिस फोर्सेस थी। ठीक है, एक्सिस फोर्सेस थी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और यूएसए वगैरह, ये लोग क्या थी? अलाइड फोर्सेस थी, है ना? एक में थी, अलाइड फोर्सेस थी। तो अभी हमें इन सब पर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ध्यान देना पहले ये 3 पर। ठीक है, ये जर्मनी, इटली, जापान, और ये ब्रिटेन के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जर्मनी, जर्मनी, इटली, इटली, जापान, जापान, और यहाँ पर ये कौन रहेगा? ये है हमारा ब्रिटेन। ठीक है, अब देख, ब्रिटेन ने भारत से 3 लाख सैनिक लेकर के आए, किससे लड़वाने के लिए? जर्मनी में, जर्मनी के खिलाफ। और जर्मनी में उस वक्त कौन था? हिटलर। हिटलर, ठीक है, हिटलर। हिटलर ने भारत की 3 लाख फौज को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। हिटलर ने भारत की 3 लाख फौज को कैप्चर कर लिया। अब जब 3 लाख फौज को कैप्चर कर लिया, और 1941 में
जब सुभाष चंद्र बोस जेल से छूटे, वो धीरे धीरे, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर रखा था कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देना है, तो किसी तरीके से अब बेवकूफ बना करके वो यहाँ से रसिया के थ्रू वगैरह, इटली के थ्रू होते होते कहाँ पहुंच गए? जर्मनी पहुंच गए। ठीक है, वो कहाँ पहुंचे? जर्मनी। अब जैसे ही वो जर्मनी पहुंचे, जर्मनी पहुंच के वहां पर बैठे हुए थे हॉल में और वो मिलने गए थे हिटलर से। तो पहले एक बार वो हॉल में बैठे हुए थे और हिटलर आया, सारे उसके सैनिकों ने सैल्यूट उल्यूट किया और जो है अपने सुभाष चंद्र बोस उठे ही नहीं, जो है फिर हिटलर चला गया। उसके बाद सब सारे सैनिक उसके बोल रहे हैं अजीब आदमी है, आया हिटलर से मिलने और जो है हिटलर को उठ करके मतलब उसकी ग्रीटिंग भी नहीं की। तब से के वापस से हिटलर आता है, हिटलर वापस आया, फिर उसके सैनिकों ने सैल्यूट किया, फिर से जो कि सुभाष चंद्र बोस उठे नहीं, फिर जो कि वो हिटलर चला गया। फिर ऐसे करके 3 से 4 बार हिटलर आया और सुभाष चंद्र बोस उठे नहीं। फिर 7वें बार हिटलर आया, तब सुभाष चंद्र बोस उठे। और बाद में पता चला कि जो 5-6 टाइम हिटलर आया था वो असली हिटलर नहीं था, वो नकली हिटलर था, उसका हमशक्ल था। ठीक है, और ये बात सुभाष चंद्र बोस अच्छी तरीके से पहचान गए थे। तो हिटलर देख रहा था उनको कि इसकी मतलब अकलमंदी कितनी है, किस तरीके का इंसान है। तो जैसे ही रियल वाला हिटलर आया, सुभाष चंद्र बोस उठे तो बोले, वो उसके मतलब कि सुभाष चंद्र बोस से हिटलर बहुत प्रभावित हुआ। बोला कि वाह भाई, तुम कैसे मतलब पहचान लिए कि वो हिटलर नहीं है। बोलते भैया देखो, सोने की परख जौहरी कोई होती है, अगर उसे दूर से लोहा दिखाओगे तो समझ जाएगा कि ये लोहा है। बात समझे? तो हिटलर जो कि इनसे बहुत प्रभावित हुआ, किससे? सुभाष चंद्र बोस से। पूछा कि अच्छा क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत मैं खतरनाक चीज मांगने वाला हूँ। बोले क्या? बोले कि देखो, जो आप हमारे भारत के 3 लाख सैनिक पकड़ के रखो ना, वो आप हमें दे दीजिए, हम जो है उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाएंगे। तो हिटलर बोला है, अभी वो लोग मुझे मारने आए थे, अभी तुम बोल रहे हो कि तुम उनको अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाओगे? ये क्या मजाक समझ रखा है? बोले कि आप उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ क्या कीजिए कि उन्हें मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। तो हिटलर ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं हैंड ओवर करूंगा, लेकिन पहले तुम उन लोग को कन्विंस करके दिखाओ। तब वहां पर जो कि जो बोस गए और 3 लाख जो सैनिक थी, पहले तो वो 3 लाख सैनिक बोस की बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि अंग्रेज उनको अच्छा खासा पेमेंट वगैरह दे रहे थे। अब ये बोस कह रहे थे कि तुम्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। तो बोस ने समझाया कि देखो, यहाँ पर तुम कैप्चर हो गए हो, तुम्हें ब्रिटेन वाले ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। और हिटलर का कैसा रहता था ना भाई साहब, वो बड़ा सा कमरा बनवाया था, एकदम हॉल, और इसमें छोटी छोटी खिड़कियां, कांच लगवाया था और एक ही दरवाजा हुआ करता था। इसमें सबको ठूस देता था और इसमें से ना जहरीला गैस छोड़ता था और सबको तड़प तड़प के मरने देता था। और वो खिड़की से देखता था, वाह 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 वाह, मरो मरो मरो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हिटलर बहुत खतरनाक आदमी था। ठीक है, तो बोस उन 3 लाख लोगों को, उन लोग को समझा रहे थे कि देखो ऐसी ऐसी बात है। फिर वहीं पर बोस ने जो कि स्लोगन दिया, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला स्लोगन दिया। लेकिन उस स्लोगन से पहले उन्होंने बहुत कुछ कहा था। जैसे उन्होंने कहा, उनको कैसे समझाया कि देखो, आर्मी या कोई भी लोग तुम्हारे लिए तब लड़ेगी जब जो लीडर होगा ना, लीडर एकदम खतरनाक होना चाहिए, उसके बातों में एकदम दम होना चाहिए कि उसको सुनकर लोगों का खून खौल उठे। तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जवानी न रवानी हो, परवश होकर बहता है वह खून नहीं वो पानी हो। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी की। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो लेकिन आगे तुमको मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजान व बाहु ऊंची करके वो बोले, तुम रक्त मुझे देना और भारत माँ की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में तिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वो आगे आए,
जिसमें भारतीय खून बहता हो वो आगे आए, जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो वो आगे आए, जो इस पर हस्ताक्षर करता हो मैं कफन बढ़ाता हूँ वो आगे आए, जो इसे हंस कर लेता हो सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से भरे युवक उस दिन पढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वो अपना रक्त बहाते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वो अपना कलम डुबाते थे और आजादी के परवानों पर वो हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जिस दिन जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। ठीक है, ऐसे ऐसे बात कह के फिर वो लोग सारे के सारे जितने सैनिक थे वो लोग बोले आप नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जो है कि अंग्रेजों को हम लोग मार डालेंगे, काट डालेंगे। आओ सुभाष जी, आज जो हमारा लीडरशिप नेता वो लीडर बनिए, हम आपके साथ है। ये देखकर जो है ये हिटलर एकदम दंग रह गया, बोला बाप रे बाप क्या आदमी है। और उस वक्त जो है हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। बात समझ में आई? सुभाष चंद्र को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने। ठीक है, हिटलर ने। ठीक है, तो ये थे हिटलर भाई, तो बहुत खतरनाक हिटलर था ये। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी, नेता। तो अब से सुभाष चंद्र क्या कहे जाने लगे? नेताजी सुभाष चंद्र। एक टाइटल नेताजी, नेताजी। और यहाँ से सुभाष चंद्र बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब ये सारी स्टोरी हुई तो सुभाष चंद्र ने कहा कि देखो ये जो सैनिक है ये लोग ना बहुत ट्रेंड नहीं है, तो आप हमें क्या करो, इनको ट्रेनिंग दीजिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए। अब इनको ट्रेनिंग, कुछ सैनिकों को ट्रेनिंग दिया गया और कुछ सैनिकों को जापान भेजा गया, जापान से लेटेस्ट हथियार, क्योंकि उस वक्त जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने पूरा चाइना, पूरा ये एशिया, पूरा अंडमान निकोबार सब कब्जा लिया था जापान ने। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, यहाँ से पूरा का पूरा एरिया कब्जा चुका था। तो कुछ सैनिक यहाँ से गए जापान, जापान में उन्हें लेटेस्ट हथियार दिया गया। ठीक है, लेटेस्ट हथियार के साथ साथ उनको जो है ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र मतलब कि सुभाष चंद्र बोस आए यहाँ पर, उनको कहा कि अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पर तब तक ये कब का टाइम आ चुका था, 1942 वगैरह का। ठीक है, क्योंकि 1941 में उन्हें छोड़ा गया था और वो वहां पर पहुंचे थे जर्मनी वगैरह में, और 1942 का वक्त आ गया था। तो 1942 में इन्होंने क्या किया कि यहाँ सिंगापुर में एक वो बनाया, क्या कहते हैं अपना 1942 में नहीं, 1942 में सिंगापुर में नहीं, 1943 में सिंगापुर में एक उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, उसका नाम रखा था आजाद हिंद गवर्नमेंट। आजाद हिंद गवर्नमेंट 1943 में सिंगापुर में। लेकिन 42 में ना यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये जापान ने अंडमान निकोबार को कब्जा कर लिया था। तो क्या हुआ था कि एक बार जो ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जापान के खिलाफ भी लड़वाने के लिए कुछ सैनिकों को लेकर के गए थे। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? ब्रिटिश ना जापान से लड़वाने के लिए कुछ सैनिकों को लेकर के गए थे, कुछ सैनिकों को लेकर गए थे। तो जापान ने ना ब्रिटिश को हरा करके कुछ सैनिकों को सिंगापुर में कैप्चर कर रखा था। ठीक है, सिंगापुर में क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, सिंगापुर में कैप्चर कर लिया था। तो आज सुभाष चंद्र बोस आया, उन सैनिकों को भी लिए सिंगापुर से, और सिंगापुर से जब यहाँ पर पहुंचे अंडमान निकोबार में, तो जापानियों ने ये अंडमान निकोबार किसको दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने उस अंडमान निकोबार का
जो है नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अंडमान निकोबार का आजाद और ये कौन सा तो नाम रखा था उन्होंने, शहीद और स्वराज्य, शहीद और स्वराज्य। सुभाष चंद्र बोस ने शहीद और स्वराज्य नाम रखा किस, हाँ, शहीद और स्व, हाँ यही 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 रखा हुआ है, शहीद और स्वराज इसका नाम जो कि अंडमान और निकोबार का रखा गया, ठीक है। तो जापानियों ने ये अंडमान निकोबार किसे दे दिया, अपने सुभाष चंद्र बोस को। और जो जापानियों ने जिन सैनिकों को कहाँ पकड़ा था, यहाँ सिंगापुर में, वहां से उनको लिए, वहां से उनको लिए। और यहाँ पर पहले से ही कुछ सैनिक बर्मा में रह रहे थे, कुछ सैनिक बर्मा में रह रहे थे जो जापान से लड़ने वाले थे, ठीक है। और वो ब्रिटिश के द्वारा भेजे गए थे, तो वहां पर गए, कहाँ पर, बर्मा में। बर्मा में जो सैनिक रह रहे थे उनमें ना एक थे कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह ने कहा ना कि, हाँ, कैप्टन मोहन सिंह ने कहा कि हमें अब भारत के लिए ना एक आजाद हिंद फौज की गठन करना चाहिए, आजाद हिंद फौज का गठन करना चाहिए। तो उन्होंने बात बताया कि ठीक है हम आजाद हिंद फौज का गठन करेंगे, लेकिन वहां पर एक और जन थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस भी सुभाष चंद्र बोस की तरह ही अच्छा बोलते थे, लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, ठीक है। तो रास बिहारी बोस को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप सारे सैनिकों को इकट्ठा कीजिए और आजाद हिंद फौज की क्या कर दीजिए, उनका गठन कीजिए। तो रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। लेकिन वो आजाद हिंद फौज 1942 के लास्ट जाते जाते ना, मतलब बिखर चुकी थी। फिर जब यहाँ से बोस आए, सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस गए वापस से, उसका जो कमान था सुभाष चंद्र बोस के हाथों में गया, तो उन्होंने उसे वापस से रिवैम्प किया, यानी वापस से नया जीवन दिया समझ लो उसमें। और उसमें सुभाष चंद्र बोस ने सारे सैनिकों को मिला करके अलग अलग क्या बनाया, ब्रिगेड बना दिए। जैसे अपने नाम पर सुभाष ब्रिगेड बना दिया, नेहरू के नाम पर नेहरू ब्रिगेड बनाया, गांधी के नाम पर गांधी ब्रिगेड बनाया, ठीक है। उसमें कई महिलाओं की टीम बनाई गई, झांसी जो कि ब्रिगेड को बनाया गया, झांसी रेजिमेंट को बनाया गया, ठीक है। तो बहुत सारे रेजिमेंट और ब्रिगेड को बनाया गया, कहाँ पर, बर्मा में, ठीक है, बर्मा में। और बर्मा में इस तरीके से वापस से जो पहले से ही आजाद हिंद फौज रह रही थी, उसका कमान किसको दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को। और फिर से इसे ही कहा गया इंडियन नेशनल आर्मी। इतना बात समझ में, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। तो 1943 की अगर हम बात करें, देख 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी बर्मा में पहले एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन 42 के अंत में इसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो 1943 में वापस से जब सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंपी गई, तो सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम वापस से आजाद हिंद फौज आई, इंडियन नेशनल आर्मी उसे कहा। तो 1943 में आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन होता है वापस से। इतना इतना चीज क्लियर है क्या? ओके। अब देख, जो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, तो मैं थोड़ा सा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, या उसे क्या कहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी, पहले इसका आइडिया किसने दिया था, आजाद हिंद फौज का आइडिया दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह। उसे बनाया किसने था, रास बिहारी बोस। ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज किया रास बिहारी बोस। और उसे वापस से रिवैम्प किया, रिवैम्प, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष
ठीक है, ये 3 नाम याद रखना। ठीक है, ये 3 नाम याद रखना। उन्होंने अलग अलग ब्रिगेड बनाए थे इसमें, अब मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे आजाद हिंद फौज, यहाँ पर ये और इसमें कुछ नाम आजाद हिंद फौज के जो कमांडर थे उनके नाम याद रखना। ये यहाँ दिखाई दे रहा है ना ये। हाँ, जैसे इसमें मोहन सिंह, ठीक है। फिर देख 1942 में अगर हम बात करें तो कमांडर कौन था? मोहन सिंह। फिर 1943 से 45 तक सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं। और फिर उसके कमांडर तुझे किसको याद रखना है? जैसे कि शाहनवाज खान, ठीक है, प्रेम जो कि सहगल थे, और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। और सेम यही क्वेश्चन उठा के 2021 में पूछा हुआ था। देख यहाँ नाम, यहाँ देख सकते हो कि यहाँ नाम दिया हुआ है नवाज खान। अभी मैं इसको इधर ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेम्बर्ड एज। तो इसमें क्या था? ये सब INA के क्या थे? ऑफिसर थे। UPSC 2021 का सवाल है। बात समझ में आई? कितना चीज क्लियर हुआ? ओके, अब देख, नहीं नहीं 22 में नहीं पूछा था, 2021 का सवाल है ये। नहीं नहीं इस बार नहीं आया था, ये 2021 में आया था। हम लोग ने पेपर सॉल्व किया था तो उसमें मैंने दिखाया था तुझे, ठीक है। हम्म, ओके, अब देख, बता कितना स्टोरी ये आजाद हिंद फौज की बनने वाली कहानी समझ में आई? ओके, अब देख, अक्टूबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार में, ठीक है, सुभाष चंद्र, ये कहाँ बनी? ये तो बर्मा में सारी की सारी स्टोरी थी, बर्मा में चल रही थी, ठीक है। और यहाँ से उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कि अब हमें जो है दिल्ली चलो का नारा दिया कि हमें दिल्ली की तरफ चलना होगा, ठीक है। अब देख, अब अक्टूबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में उन्होंने उन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना करी, ठीक है। अक्टूबर 1943, अक्टूबर 1943, ठीक है। आजाद हिंद गवर्नमेंट एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, यानी देश की आजादी के पहले टेम्परेरी गवर्नमेंट, आजाद हिंद गवर्नमेंट किसने बनाया? मैं बोस लिख दूं समझ में आएगा ना? सुभाष SC बोस लिखता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्होंने कहाँ पर बनाया? तो ये अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को किसने गिफ्ट में दिया था? किसने गिफ्ट में दिया था? जापानीज, ठीक है, जापानियों के द्वारा उन्हें गिफ्ट में दिया गया है, जापानियों के द्वारा उन्हें गिफ्ट में दिया गया। लेकिन अब समस्या क्या थी? समस्या क्या थी कि जब ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ बर्मा में सब कुछ बना करके, अब उन्होंने सोचा कि हम लोग मणिपुर इम्फाल के रास्ते कहाँ जाएंगे? दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, दिल्ली की तरफ मूव करेंगे। तभी वहां पर बहुत जोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वहां जोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद
वहां दूसरी तरफ ये होता है कि जर्मनी बुरी तरीके से हारने लगता है। ठीक है, जर्मनी बुरी तरीके से हारने लगता है और 1945 का वक्त आ गया है कि 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर 2 परमाणु बम पटक दिया। किसने? यूएसए ने। ठीक है, अब जब यूएसए अमेरिका ने जापान पर बम पटक दिया, तब वहां से जर्मनी से भी सप्लाई बंद हो गई और जापान से भी सप्लाई बंद हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि कुछ तो हमारी हेल्प कीजिए। जापान ने कहा देखो 2 बम पटक दिया है, पता नहीं और कितना बम होगा, मारेगा एक तो छोटा सा हूँ, हम लोग खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब तुम यहाँ से अपनी स्टोरी आगे की तुम समझो यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही अब वहां से निकल रहे थे, बारिश भी होने लगी, वहां जापान भी हार गया और जर्मनी भी हार गई। पूरे के पूरे जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इस आईएनए के सारे सैनिकों को कैप्चर कर लिया। ठीक है, कैप्चर कर लिया। अब इस मतलब कि ये जो बात करने के लिए वहां पर जो ये अपने सुभाष चंद्र बोस थे, वो म्यांमार से कहाँ गए थे? जापान गए थे। और जापान से जब उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली, तो जैसे ही वापस लौट कर आ रहे थे, तो ताइवान के आसपास उनका जो एरोप्लेन था वो क्रैश कर गया। ठीक है, ताइवान के आसपास उनका एरोप्लेन क्रैश कर जाता है और उसी एरोप्लेन दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाती है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है, आईएनए के सारे आर्मियों का मोराल डाउन हो जाता है। ये मोराल डाउन होने की वजह से, अब तुझे पता है कि अगर आर्मी का जो लीडर है, लीडर ही अगर मर जाता है तो आर्मी पूरी तरीके से लड़ नहीं पाती। ये अभी की बात नहीं, ये हम इतिहास में भी हमने देखा है कि कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां सिर्फ बड़े बड़े लोगों के नाम से जीती गई है कि नहीं? जैसे अकबर आया का अफवाह उड़ा था। है? है? तो वैसे ही इनकी मृत्यु के बाद आईएनए के सारे आर्मी जो सोल्जर्स है उनका मोराल डाउन हो गया। ब्रिटिशर्स ने इन्हें कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके इनका मुकदमा चलाया गया था लाल किले में। ठीक है, क्योंकि इतने लोग थे, उनको रखने की जगह थोड़ी थी, तो लाल किले में इनका मुकदमा चलाया गया। तो लाल किला में जब मुकदमा चलाया जा रहा था, तो आईएनए के ऑफिसर जो आर्मी सोल्जर्स थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए अपने जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद काटजू, तेग बहादुर सप्पू, बहुत सारे जो ये थे वकील थे, उन लोगों ने उनकी पैरवी की और वहां पर जज से कहा कि देखिए जज साहब, आप इन इन सोल्जर्स को कोई भी सजा मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन्हें सजा देते हैं तो याद रखिए वो कांड 1857 की क्रांति के पहले वाला, मंगल पांडे को सजा दी गई थी और पूरे भारत में आगजनी हो गई थी। 1857 की क्रांति हो गई। अभी यहाँ पर माहौल बहुत नाजुक है, अगर आप यहाँ पर इन लोगों को कोई भी सजा देते हैं तो सारे के सारे देश में पूरे दंगे हो सकते हैं, पूरे देश के सोल्जर जो है भड़क सकते हैं। तो जज ने कहा कि सजा देना या न देना मेरा काम है, लेकिन उसे माफ करना मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो माफ करने के लिए तो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। तो उस वक्त प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कौन बैठता था भारत में? वॉइस रॉय। ठीक है, तो उस वक्त का वॉइस रॉय था लिलिथ गो। लिलिथ गो के पास सब लोग गए और लिलिथ गो ने इनकी सारी की सारी लोगों के सजा को माफ कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर जो आजाद हिंद फौज था, वो सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बाकी स्टोरी वहां पर इनकी खत्म हो जाती है। तो ये जो स्टोरी मैंने बताया उसको पॉइंट में थोड़ा बहुत लिख दूं, समझ में आया क्या? ओके, तो देख, यहाँ अक्टूबर 1943 में यहाँ तक हो गया था। जापान ने गिफ्ट दे दिया था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहाँ जाने के लिए कहा? म्यांमार से, म्यांमार टू होते हुए म्यांमार, इम्फाल, मणिपुर के रास्ते दिल्ली जाने के लिए सोचा। बोस said, चलो दिल्ली। ठीक है, और एक किधर से जाना था इनको? म्यांमार टू इम्फाल। इम्फाल इसका कैपिटल, मणिपुर का, मणिपुर, दिल्ली। ठीक है, लेकिन वहां पर 1945 में जर्मनी डिस्ट्रॉय हो गया।
1945 जर्मनी गॉट डिस्ट्रॉय, और जर्मनी में बर्लिन की वॉल खींच दी गई है। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा पूरी कहानी, ठीक है। और उसके बाद 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, 9 अगस्त यूएसए बॉम्ब जापान, जापान। तो जैसे ये बॉम्ब किया, यहाँ से सारी की सारी सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। अब उसके बाद जो है बोस वेंट जापान फॉर हेल्प, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं मिली। एंड प्लेन उनका क्या हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश। कब हो गया, 18 अगस्त 1945, ठीक है। 18 अगस्त 1945 को बोस आए, बोस बोस की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बोस की मृत्यु हो जाती है। इस बात का कंफर्मेशन जापानियों ने 22 अगस्त को कर दी। कंफर्मेशन 22 अगस्त को कर दिया था, भाई जापान, ठीक है, जापान। अच्छा, ये बात याद रखना कि जब वो उन्होंने कहा था कि दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो कहते टाइम उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था, ठीक है। तो कहेगा कि राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी को किसने दिया था, बोस ने, राष्ट्रपिता, ठीक है? उन्होंने क्या कहा था कि हम जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है भारत के जो राष्ट्रपिता हैं उनकी सहायता चाहिए, मतलब कि अल्टीमेटली कांग्रेस, नरम दल, सभी लोगों की सहायता चाहिए इस देश की आजादी में। असल में तो राष्ट्रपिता का ये जो टाइटल है वो गांधी को किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ओके। अब बोस डाइड हो गए, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब सारे के सारे जो INA के सोल्जर्स थे, सोल्जर्स कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, और इनका जो केस था, केस कहाँ चला, रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट में। इनके जो एडवोकेट कौन थे, एडवोकेट जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद काटजू, काटजू, और तेग बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। उस वक्त वॉइस रॉय कौन था, वॉइस रॉय था ली लिथगो, लिथगो, ठीक है। और लिथगो ने सारे के सारे सोल्जर्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, फ्री आई एंड ए सोल्जर्स। इतना बात क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। अब देख, ये थे रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस।
ये लगभग 70 साल के हो चुके थे जब इन्होंने आजाद हिंद फौज को बनाया था। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज को बनाया किसने? रास बिहारी बोस ने। आइडिया किसने दिया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। ये थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने आइडिया दिया था। और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी थी? नेताजी। ठीक है, नेता। यहाँ तो मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। रास बिहारी बोस और ये है कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया ना? तो आजाद हिंद फौज पूरा समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।